आज का ये वीडियो प्राइमरीली हम आर्क की साइंस पे रखेंगे, साइंस ऑफ आर्क। इसीलिए इसका टाइटल रखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द अनऑब्जर्वेबल, जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते अच्छी तरह, उसको समझने की आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे। आर्क वेल्डिंग है तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की श्रेणी में आएगी, यानी कि हीट सोर्स हमारा विद्युत होने वाला है। ये भी एक फ्यूजन वेल्डिंग की श्रेणी में है, और फ्यूजन वेल्डिंग जैसा आप सब लोग जानते हैं, गैस वेल्डिंग भी फ्यूजन वेल्डिंग है और आर्क वेल्डिंग भी फ्यूजन वेल्डिंग है। इसमें हम धातुओं को पिघला के एक वेल्ड पूल बनाते हैं पिघली हुई अवस्था में, और जब ये वेल्ड पूल सॉलिडिफाई होता हुआ चलता है तो हमें एक मेटलर्जिकल जॉइंट मिल जाता है उस धातु का। आज की वीडियो में हम समझेंगे आर्क, और उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि गैस वेल्डिंग जो अपने आप में एक फ्यूजन वेल्डिंग है और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जिसमें आर्क उत्पन्न होती है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस, ऊष्मा का सोर्स गैस वेल्डिंग में होता है फ्लेम, और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में ऊष्मा का सोर्स हमारी आर्क होती है, जिसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। गैस वेल्डिंग में फिलर मेटल का प्रयोग किया जाता है ताकि ग्रूव को भरा जा सके और उस मेटलर्जिकल वेल्ड जॉइंट को प्राप्त किया जा सके। इसमें भी हम फिलर मेटल का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये फिलर मेटल इलेक्ट्रोड का काम भी करता है ताकि इलेक्ट्रिक वो सर्किट पूरा हो सके। इलेक्ट्रिक विद्युत इस फिलर मेटल के अंदर से फ्लो होगी। ये फिलर मेटल रॉड के शेप में हो सकता है, जिसको इलेक्ट्रिक रॉड या इलेक्ट्रोड कहते हैं, और ये वायर के जैसा भी हो सकता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक वायर या वेल्डिंग वायर कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल श्रेणी के हो सकते हैं, यानी कि जब विद्युत उसमें से क्रॉस करेगी आपके फिलर मेटल में से, तो ये फिलर मेटल खुद पिघल के कंज्यूम हो सकता है, या ये इलेक्ट्रोड सिर्फ आर्क उत्पन्न करने के लिए प्रयोग होता है, जैसे हम आगे की वीडियो में समझेंगे GTAW, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले उपकरण गैस सिलेंडर्स हो सकते हैं, गैस जनरेटर भी हो सकता है, गैस पाइप होते हैं, टॉर्च होती है। ये सारी चीज़ें उपकरण हम गैस वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में हर प्रकार की वेल्डिंग में बहुत प्रकार की वेल्डिंग होती हैं, SMAW, GMAW, GTAW, अलग वीडियोस में हम इनको समझेंगे, लेकिन हर प्रोसेस के लिए अलग एक मशीन होती है। इलेक्ट्रिक केबल और होल्डर, ये सब इसके इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं। गैस वेल्डिंग में अधिकतम तापमान जो हमें प्राप्त होता है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। हमारी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में ये तापमान बहुत ज़्यादा होता है और लाइट एमिशन भी बहुत ज़्यादा होता है। गैस वेल्डिंग की तुलना में बहुत ज़्यादा लाइट एमिशन होता है, इसको हम वेल्डिंग स्क्रीन के बिना नहीं देख सकते हैं। आर्क का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। क्योंकि हम इसको नहीं देख सकते, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि अलग से हम साइंस ऑफ आर्क को समझ सकें कि जो नहीं देख पा रहे हैं उसमें हो क्या रहा है, एक्चुअली वो होता कैसे है। गैस वेल्डिंग क्योंकि तापमान कम है तो ये स्लो है और उतना एफिशिएंट नहीं है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग गैस वेल्डिंग की तुलना में ज़्यादा फास्ट है और एफिशिएंट है। स्लो और इनएफिशिएंट होने के कारण इंडस्ट्रीज़ में गैस वेल्डिंग का प्रयोग कम किया जाता है, लिमिटेड इसके यूजेस हैं, जबकि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग बहुत एक्सटेंसिवली यानी कि बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्रीज़ में प्रयोग की जाती है। गैस वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के डिफरेंसेस को समझने के बाद अब आते हैं असली टॉपिक पे, साइंस ऑफ आर्क या फिजिक्स ऑफ आर्क आप इसको कह सकते हैं। आर्क होती है एक प्लाज्मा अवस्था, जब एयर के एटम्स अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएं, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए और जो बचा हुआ एटम है उस पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाए। जब इस अवस्था में हमारी एयर आ जाती है तो हम उसको प्लाज्मा कहते हैं। और ये प्लाज्मा एक तो छोटी दूरी में ही उत्पन्न हो सकता है, बहुत बड़ी दूरी में प्लाज्मा को उत्पन्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटी दूरी पे प्लाज्मा उत्पन्न होता है, लेकिन इस छोटी दूरी में बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा लाइट होती है। अब ये उत्पन्न कैसे होती है? जब किसी अदरवाइज नॉन कंडक्टिव मीडियम में, यानी कि जो सुचालक ना हो विद्युत का, जैसे एयर, जब एयर को हम
आयंस में परिवर्तित कर देते हैं। और ये क्यों परिवर्तित होती हैं? अगर छोटी किसी जगह पे हाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू हाई वोल्टेज ग्रेडियंट, मतलब वोल्टेज एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, तो बीच में फंसी हुई, उस छोटे से हिस्से की बीच की फंसी हुई गैस प्लाज्मा अवस्था में आ जाती है। वो एक चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। अदरवाइज गैस में से करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि जब गैस में ही चार्ज पार्टिकल आ गए और हमने पोटेंशियल डिफरेंस कुछ दे रखा है, तो ये चार्ज पार्टिकल्स अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे। जब हमारे गैस के पार्टिकल्स आयोनाइज हो गए, यानी कि प्लाज्मा अवस्था में आ गए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तभी ये आयोनाइज हुए हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन अपने पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और पॉजिटिव जो बचा हुआ एटम आपका, जिस पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज आया है, वो आपके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। तो जब ये चार्ज पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, वो हमारा करंट होता है। जब करंट हमारा बढ़ गया तो वोल्टेज ड्रॉप होती है एकदम। इसमें आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ओपन सर्किट वोल्टेज होती है जो लगभग 100 के करीब रखी जाती है, और जब हमारा आर्क उत्पन्न हो जाता है तो ये वोल्टेज ड्रॉप होती है, क्योंकि करंट बढ़ गया। आपके चार्ज पार्टिकल की वजह से जब करंट बढ़ जाएगा, पावर उतनी ही है जितनी पीछे से आ रही है, पावर को चेंज नहीं कर रहे, पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट। अगर करंट एकदम से बढ़ रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप होती है, और इन सब इफ़ेक्ट्स की वजह से हमारे पास वो आर्क उत्पन्न हो जाती है। हाई मैग्नेटिक फील्ड जो कि उत्पन्न होती है, हाई वोल्टेज ग्रेडियंट, एकदम से वोल्टेज ड्रॉप हुई है, और वो वोल्टेज इसलिए ड्रॉप हुई है क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा चार्ज आ गए हैं जो इस पूरे सर्किट में दौड़ने लगे हैं छोटी सी जगह पे, वहाँ पर हमें आर्क प्राप्त हो जाती है। इसको अगर दूसरे शब्दों में आपको बताना चाहूँ, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे कि आर्क कैसे उत्पन्न होती है या आर्क क्या है। अगर विद्युत किसी सॉलिड कंडक्टर में से बह रही है, उसको हम कहते हैं कंडक्शन। अगर विद्युत किसी तरल पदार्थ में से बह रही है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और अगर विद्युत बह रही है गैस में से, जो कि अदरवाइज नॉन कंडक्टिव था, गैस कभी भी विद्युत का सुचालक नहीं होती, कुचालक होती है, नॉन कंडक्टर होती है। तो अगर विद्युत किसी समय गैस में से भी बहने लगे, तो हमें प्राप्त होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। उसी को हम इलेक्ट्रिक आर्क कहते हैं। सॉलिड में कंडक्शन, लिक्विड में इलेक्ट्रोलिसिस, और गैस में इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क से जान पहचान हो गई वो क्या चीज़ होती है। अब ये उत्पन्न कैसे होती है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती हैं, एसी और डीसी। एसी होती है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी होती है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट हर वक्त अपनी दिशा बदलती रहती है। डीसी अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करती, वो एक ही दिशा में बहती है। दोनों ही तरह की इलेक्ट्रिसिटी से हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कर लेते हैं, यानी कि हम आर्क उत्पन्न कर लेते हैं। इनके बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं, एसी वेल्डिंग में और डीसी वेल्डिंग में। एसी से वेल्डिंग करना, उसकी मशीनें सस्ती होती हैं, डीसी वेल्डिंग मशीन्स थोड़ी महंगी होती हैं। एसी में पोलैरिटी हमेशा चेंज होती रहती है, उसमें कोई प्लस या माइनस या एनोड कैथोड या दो अलग अलग इलेक्ट्रोड ऐसे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करके रखे होते हैं। उसमें दोनों टर्मिनल्स अपनी पोलैरिटी बदलते रहते हैं, कभी आधे साइकिल में ये पॉजिटिव होगा, आधे साइकिल में ये पॉजिटिव होगा, यानी कि आधे साइकिल में करंट इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की तरफ बहेगा सर्किट में बाहर से, और आधे साइकिल में उल्टी तरफ बहेगा। जबकि डीसी में पोलैरिटी फिक्स्ड होती हैं। आपने बैटरी के सेल देखे हैं, उसमें एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस लिखा रहता है, वो डीसी सेल है, डायरेक्ट करंट। वो एक ही दिशा में करंट भेजेगा। अगर आप उन सेल को उल्टा लगाएंगे तो आपकी टॉर्च काम नहीं करेगी। एसी वेल्डिंग सेट में जो केबल्स बाहर निकलती हैं, एक अर्थ की और एक इलेक्ट्रोड पे जाने वाली, जो होल्डर तक जाती है केबल, वो फिक्स होती हैं, क्योंकि उनको बदलने की आवश्यकता नहीं होती। डीसी मशीन में ये डिटैचेबल केबल्स होती हैं, आप इन केबल्स को प्लस और माइनस में इंटरचेंज कर सकते हैं। एसी की आर्क में आर्क ब्लो नहीं होता,
डीसी की आर्क में आर्क ब्लो होता है जिसको हमें मैनेज या कंट्रोल करना पड़ता है। अब ये क्या भला है आर्क ब्लो? देखिए, क्योंकि डीसी में पोलैरिटी एक ही तरफ है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही दिशा में आपका वो बह रहा है करंट, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है जो इन चार्ज पार्टिकल्स को ड्रिफ्ट कर देती है। तो हमारी आर्क जो है वो डीसी में एक तरफ ड्रिफ्ट होती है, ग्रूव से बाहर निकलने की कोशिश करती है, उसको हम आर्क ब्लो कहते हैं। एसी में क्योंकि आधी साइकिल में वो पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो आधी साइकिल में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी, आधी साइकिल में आउटवर्ड होगी, तो वो इन चार्ज पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। तो एसी में आर्क ब्लो नहीं होता, डीसी में आर्क ब्लो की प्रॉब्लम्स होती हैं। डीसी की वेल्डिंग एसी वेल्डिंग से ज़्यादा स्मूथ होती है। डीसी में क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज नहीं करती, हमारे पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होते हैं, इसलिए एसी की तुलना में डीसी वेल्डिंग की आर्क और डीसी वेल्डिंग ज़्यादा रिलायबल होती है। अगर हमें किसी हाई प्रेशर वेल्डिंग को करना है तो हम हमेशा डीसी वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, एसी वेल्डिंग को वहाँ पर प्रयोग नहीं करते, क्योंकि डीसी वेल्डिंग ज़्यादा रिलायबल होती है। एसी का यूज़ हम ज़्यादातर एल्युमिनियम वेल्डिंग में या एल्युमिनियम के एलॉय के बने हुए वेल्डिंग में करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाता है। एसी की क्योंकि पोलैरिटी हर वक्त चेंज हो रही है, आधी साइकिल में वो वेल्डिंग का डिपोजिशन करता है और आधी साइकिल में वो ऑक्साइड को क्लीनिंग इफेक्ट करता है। तो एल्युमिनियम या ऐसे कोई भी धातु जिसमें उस तापमान पे ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाता हो, वहाँ पर हम एसी की वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। या कुछ ऐसे धातु जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती हो, वहाँ पर हम एसी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने की वजह से वो आर्क ब्लो को और ज़्यादा करेगा। एसी में आर्क ब्लो कम होता है, इसलिए हम उसकी एसी की वेल्डिंग करते हैं। और डीसी वेल्डिंग हम ज़्यादातर हर तरीके के फेरस और नॉन फेरस मेटल के लिए करते हैं। तो ये हैं कुछ डिफरेंसेस एसी और डीसी वेल्डिंग में। हम दोनों ही तरीके की इलेक्ट्रिसिटी से वेल्डिंग की आर्क उत्पन्न करके वेल्डिंग कर सकते हैं। एक बात आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है, समझनी भी है और ध्यान भी रखनी है। एसी में तो हर समय पोलैरिटी चेंज हो रही है, पर क्योंकि डीसी में पोलैरिटी फिक्स है, इसकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको बहुत याद रखनी है। और आने वाले जितने भी हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेसेस को समझने वाले हैं, उसको समझने के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पॉजिटिव टर्मिनल में आर्क जो आपकी बनी है, उसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब पॉजिटिव साइड है, चाहे इलेक्ट्रोड पॉजिटिव साइड है या पेरेंट मेटल जो है वो पॉजिटिव साइड बना रखा है, आपने पॉजिटिव टर्मिनल किससे जोड़ा हुआ है, वहाँ पर जो हीट जनरेट होगी वो 2/3 होगी, 2/3, यानी कि 66% जो टोटल हीट है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे जनरेट होती है, और 1/3 हीट यानी कि 33.33% नेगेटिव टर्मिनल पे जनरेट होती है। ये जानकारी हमेशा आप ध्यान रखें, इससे हमें पता चलता है कि किस प्रोसेस में हमें इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव या पेरेंट मेटल को हमें पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। ये जो इलेक्ट्रोड हम प्रयोग करते हैं SMAW में, जो आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रोड, उसको आम भाषा में स्टिक भी कहते हैं, और SMAW को इस इलेक्ट्रोड वाली वेल्डिंग को स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों सेम है। अब समझते हैं कि ये आर्क उत्पन्न कैसे होती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि छोटी सी किसी एक एयर कॉलम में, एयर जो अदरवाइज़ नॉन कंडक्टिव है, जो कुचालक है विद्युत का, अगर उसके छोटे से किसी एक हिस्से में, एक कॉलम में, हम हाई इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकें, तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है कि हम इलेक्ट्रोड को बेस मेटल से टच करके और विड्रॉ कर लेते हैं, उसको टच एंड रिट्रैक्ट कहते हैं। विड्रॉ करें मतलब उसको छुआया, जैसे यहाँ पर आपको वेल्डिंग करनी है, ये आपका मेटल है, आपने टॉर्च उसको इलेक्ट्रोड को इस पर छुआया और पीछे हटा लिया, छुआ के पीछे हटा लिया। जब हम इलेक्ट्रोड को पीछे हटा रहे होते हैं तो एक समय ऐसा होता है कि जब एक छोटे से हिस्से को, एयर के मॉलिक्यूल्स को हम आयंस में ब्रेक कर देते हैं,
और हमारे पास लूज आयंस हो जाते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स, जो उस पोलैरिटी की वजह से भागने लगते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और पॉजिटिव आयंस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये करंट, फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं। जब हमारा करंट बढ़ गया, पावर वही है, पीछे से पावर को तो हम ना उत्पन्न कर रहे ना हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारी वोल्टेज एकदम से ड्रॉप हो जाती है। इसको हम कहते हैं हाई वोल्टेज ग्रेडियंट। जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है तो OCV यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज हम 100 के आसपास रखते हैं, और जब हमारा आर्क उत्पन्न हो जाता है तो वो वोल्टेज 30 से 40 वोल्ट के करीब होती है। ऐसे में ये आर्क उत्पन्न हो जाती है, और एक खास डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, जिसमें आर्क हमारी स्टेबल रहे, हम वेल्डिंग करना शुरू कर देते हैं। दूसरा तरीका है पायलट आर्क से, जैसे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, जो आगे की वीडियो में हम अलग से उसको समझेंगे। हम पहले एक पायलट आर्क, हम एक प्रारंभिक आर्क को उत्पन्न करते हैं, इस आर्क से हम मेन आर्क को उत्पन्न करते हैं, और फिर हम अब उस आर्क से वेल्डिंग करते हैं। तीसरा तरीका हो सकता है हाई फ्रीक्वेंसी से भी हम आर्क को उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे टिग मशीन में। टिग मशीन में हम टिग मशीन के साथ एक और उपकरण को प्रयोग करते हैं, जो थोड़े से समय के लिए, जब तक हम आर्क उत्पन्न कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी की, उस इलेक्ट्रिक करंट की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा देते हैं। उससे हमारी आर्क उत्पन्न हो जाती है, और फिर हम उसको अपनी नॉर्मल लिमिट्स में ले आते हैं, और आर्क से हम वेल्डिंग करते हैं। यहाँ पर ध्यान ये देना होता है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी और हाई वोल्टेज है, इसकी सीमा इतनी रखें कि वो किसी ऑपरेटर के लिए डेंजरस ना हो जाए। और चौथा इसका तरीका हो सकता है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग जैसे हम मिग में, GMAW में, या सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में, इनको भी हम आगे की वीडियोस में समझेंगे। हम इलेक्ट्रोड को पेरेंट मेटल के साथ टच करके पूरे सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। हम उसको टच कर देते हैं वेल्ड पूल में। जब हम वेल्ड पूल में उसको टच करते हैं और हाई करंट उसमें से फ्लो हो रहा हो, करंट की वजह से हमारी हीट इतनी ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है कि इस वायर को वो पिघला देती है। जब वायर बीच में से पिघलेगी, ब्रेक होगी, तो बीच की जो एयर है वो आयनाइज हो जाएगी, और वहाँ से हमें वो एक आर्क उत्पन्न होता है। वो आर्क पिघल के वो सारी चीज़ें नीचे वेल्ड पूल में चली जाएंगी, और फिर वो पीछे से वायर आएगा, फिर शॉर्ट सर्किटिंग। तो ये बार बार शॉर्ट सर्किटिंग करते रहते हैं, बार बार एक आर्क उत्पन्न करते रहते हैं। ये 4 विधियां हैं जिससे हम आर्क को उत्पन्न करते हैं। मैं अब आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और उनको याद रखेंगे। अगर आपने ये सब बातें याद रखी तो आने वाली जितनी भी वीडियोज़ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की हैं, उनको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसमें हमें कुछ बातें ऐसी हैं जो वेल्डर को हमेशा पता ही होनी चाहिए, हर वेल्डर को पता होनी चाहिए। पहली बात, ऊष्मा निर्भर करती है करंट पे। हीट होता है I²R, और कितने समय के लिए I²RT, उतनी हमें टोटल हीट हमें मिल रही है, हीट एनर्जी। तो करंट जितना ज़्यादा होगा, हमें उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा मिलेगी और उतना ही ज़्यादा तापमान मिलेगा। वेल्डिंग में क्योंकि हमें धातुओं को पिघलाना है, इसलिए हमें हाई करंट चाहिए होगा। दूसरा, आपने सुना होगा करंट का झटका लग गया या करंट लग गया। एक्चुअली वो झटका हमें करंट का नहीं लगता, हमें वो झटका वोल्टेज का लगता है। हाई वोल्टेज खतरनाक होती है। अब क्योंकि ऑपरेटर काम कर रहा है, वो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को छू भी सकता है, तो वोल्टेज इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि हमारे ऑपरेटर को झटका लग जाए। अगर 80 वोल्ट से नीचे वोल्टेज है तो आपको कभी झटका नहीं लगता। आपने बैटरी को हाथ से छुआ भी होगा, 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है वो, इसमें कभी आपको ऐसा कोई झटका नहीं लगेगा जो घातक हो। तो हमें वोल्टेज को 80 वोल्ट से नीचे रखना होता है ताकि हमारा ऑपरेटर सेफ हो जाए। तो हमें अब तक 2 बातें पता चली, करंट हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, करंट की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, और वोल्टेज की मात्रा कम चाहिए होती है। करंट ज़्यादा इसलिए ताकि वो धातु को पिघला सके, इतनी ऊष्मा या इतना तापमान हमें प्राप्त हो जाए कि धातु पिघल जाए 5000 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा, 16000 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में, ये सब जानेंगे आगे। और वोल्टेज हमें कम रखनी पड़ती है ताकि हमारे वोल्टेज को, हमारे ऑपरेटर को वोल्टेज का झटका ना लग जाए, यानी कि बिजली का झटका ना लग जाए। अब
तीसरी महत्वपूर्ण बात, वोल्टेज के ऊपर निर्भर करती है हमारी आर्क की लेंथ। जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी ही बड़ी हमारी आर्क बन सकती है। आप आर्क को 10 सेंटीमीटर यानी कि इतनी बड़ी तक आर्क बना सकते हैं, पर इतनी बड़ी आर्क को ग्रूव के अंदर गाइड करना किसी भी वेल्डर के लिए मुश्किल होगा। वो इधर उधर भागेगी, पता चला जहाँ पर वेल्डिंग नहीं भी करनी है वहाँ पर हमने वेल्डिंग कर दी, वहाँ पर पिघली हुई अवस्था में फिलर मेटल पिघला के वहाँ डाल दिया। तो आर्क हमें छोटी चाहिए ताकि ऑपरेटर उसको वेल्डिंग ग्रूव के अंदर अंदर वेल्डिंग कर सके। और सबसे आखिरी बात, इतने हाई तापमान पर हमें जहाँ पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं उस जगह को ऑक्सीडेशन से बचाना है, यानी कि वातावरण की ऑक्सीजन से बचाना है। ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए उसका। हाई तापमान पे ऑक्सीकरण और ज़्यादा जल्दी होगा। तो हमें ऑक्सीजन से बचाना है उस जगह को जहाँ पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं। अगर ये आर्क लंबी होगी, ऑक्सीजन अंदर आके जहाँ पर वेल्डिंग हो रही है, ज़्यादा संभावना है कि ऑक्सीजन वहाँ पर आके ऑक्सीडेशन कर दे और ऑक्साइड का इंक्लूजन हो जाए हमारी वेल्डिंग सीम में, जो कि एक डिफेक्ट के तौर पे हम देखते हैं। इसके लिए हमें आर्क छोटी चाहिए। तो अब तक हमें 3 चीज़ें पता चल गई। करंट हमें ज़्यादा चाहिए, वोल्टेज हमें कम चाहिए और आर्क हमें छोटी चाहिए। ये जो मेटल ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रोड जो फिलर मेटल है आपका, फिलर मेटल से वेल्ड पूल में ये जो मेटल ट्रांसफ़र हो रहा है, ये किस किस तरीके से हो सकता है, बस इसको और समझाना है इस वीडियो में मुझे। मेटल ट्रांसफ़र, फिलर मेटल से वेल्ड पूल में मेटल ट्रांसफ़र की पहला तरीका है ग्लोब्यूलर, मतलब वो एक बल्ब जैसा यानी कि एक बूंद जैसा बनेगा, पिघल के वो एक बूंद जैसा बनेगा जो आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसको खींच रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो उसको रेडियल डायरेक्शन में लग रही है जिसको पिंचिंग इफेक्ट कहते हैं, पिंचिंग इफेक्ट की वजह से उसकी नेक बन रही होगी, वो उससे अलग होना चाह रहा होगा। सरफेस टेंशन की वजह से वो उससे जुड़ा रहना चाह रहा होगा। बहुत सारी फोर्सेस लगती हैं और ये फिर आखिर में एक बल्ब ग्लोब्यूलर शेप में नीचे वेल्ड पूल पे जाके गिर जाता है। और ये 1 सेकंड में कई बार हो रहा है। हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये लगातार एक प्रोसेस हो रहा है। दूसरा तरीका है स्प्रे। ग्लोबुलर में जो बूंद बनेगी, आपका जो बल्ब बनेगा, वो आपकी इलेक्ट्रोड के डायमीटर से बड़ा बनेगा। स्प्रे में बूंदें छोटी बनती हैं और लगातार बनती हैं, वो गिरती रहती हैं, उसको हम स्प्रे ट्रांसफ़र कहते हैं। इनके बीच में एक होता है पल्स ट्रांसफ़र ऑफ मेटल। उसमें क्या होगा कि बूंद का साइज़ ग्लोबुलर से छोटा और स्प्रे से बड़ा होगा और पूरे साइकिल के आधे हिस्से में वो डिटैच होकर नीचे गिरेगा और आधे साइकिल में वो फिर बनेगा, फिर डिटैच होकर गिरेगा, फिर बनेगा। शॉर्ट सर्किट का जो हम देख चुके हैं, उसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह, जब हमने उसको टच ही कर दिया और बहुत हाई करंट हम उसमें से फ्लो कर रहे हैं तो हीट इतनी जनरेट हो जाती है कि ये पूरा हिस्सा मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होके वो वेल्ड पूल में गिर जाएगा। पीछे से और इलेक्ट्रोड बाय मोटर मैकेनिज्म इलेक्ट्रोड जो वायर है वो और आगे आ जाता है और फिर वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, फिर पूरा हिस्सा पिघल के गिर जाता है, फिर पीछे से वायर आता है, फिर पिघल के गिर जाता है। इसको हम शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। और ये GMAW, जिसको मिग वेल्डिंग जैसी होती है, दोनों में फ़र्क है, ओके। और SAW यानी कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में हम शॉर्ट सर्किटिंग मेथड से इन मेटल को ट्रांसफ़र करते हैं। किस प्रोसेस से, किस तरीके से ये मेटल ट्रांसफ़र होगा, उसके अनुसार ही मशीन को डिज़ाइन किया जाता है और उस प्रोसेस के लिए हम उसको उपयोग करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, अंडरस्टैंडिंग द अनऑब्जर्वेबल, जिसको हम देख के नहीं समझ सकते, उसको समझने की हमने कोशिश करी। द साइंस ऑफ आर्क या फिजिक्स ऑफ आर्क। कोई आपका सवाल अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड रह गया हो तो आप मेरे से सवाल पूछें, मुझे बहुत खुशी होगी आपके उस सवाल का उत्तर देने में। प्रैक्टिकल के लिए आप अपनी ITI में ज़रूर जाएं और अपने स्किल्स को अपग्रेड करें एज अ वेल्डर, और अच्छे चैनल्स को देखते रहें। देखिए, YouTube या ऑनलाइन कोई भी आपकी जो शिक्षा की प्रणाली है वो परंपरागत प्रणाली को
बदल नहीं सकती, मतलब उसकी जगह नहीं ले सकती, पर अभी भी ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन बना हुआ है। मैं ये मना नहीं करता कि आप ऑनलाइन ज्ञान को अर्जित ना करें, अच्छे चैनल्स को देखें और अपने ITI में जो परंपरागत तरीके हैं पढ़ाई करने के, उसको ज़रूर करें। इस नोट के साथ आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। स्वस्थ रहें, खुश रहें, गुड बाय।